संभल के रॉयल पैलेस में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें असमोली विधायक पिंकी यादव व पूर्व मंत्री एवं नगर विधायक इकबाल महमूद को साइकिल के निशान पर आने वाले 14 फरवरी के दिन मोहर लगाकर अधिक से अधिक वोटों से विजयी बनाकर विधायक बनाए। और साथ ही सपा पार्टी कार्यकर्ता और आरएलडी के कार्यकर्ता ने नगर पूर्व मंत्री इकबाल महमूद व असमोली विधायक पिंकी यादव एवं पूर्व मंत्री अकीलुर रहमान को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में एक उजाले के साथ आएगी। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री अकीलुर रहमान, सुहेल इकबाल मंत्री पुत्र आमिर, अकील मोहम्मद रफ़ी, नाज़ीर खान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, तो क्या लगता है कि जो फॉर्मूला है उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए कितना ज़्यादा सहयोगी है? राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बहुत मजबूती के साथ पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक बहुत मजबूती के साथ जो है चुनाव के मैदान में है। और उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन आने वाले 10 मार्च को आपको इसका दिख जाएगा रिजल्ट कि उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन की समाजवादी पार्टी की और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की सरकार होगी। तो अभी जिस तरीके से देखा जाए काफ़ी सारी बातें सामने आई कि अगर गठबंधन होता है तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी को थोड़ा नुकसान हो सकता है, तो आपको क्या लगता है कि सच में ये नुकसान है या लाभकारी होगा? ये गठबंधन तो है, हो सकता है कि बात ही गुंजाइश ही नहीं रही। अच्छा। गठबंधन तो है और ये गठबंधन लाभकारी गठबंधन है। और आज उत्तर प्रदेश में जो किसान है वो अपने आप को कहीं ना कहीं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ठगा सा महसूस करता है। और उसी के साथ साथ जो नौजवान बेरोजगार आज घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो वादे करके उत्तर प्रदेश में, इस देश में किसानों के बलबूते पे सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी की, आज वो कहीं ना कहीं किसानों का उत्पीड़न कर रही है। नौजवानों को नौकरी के नाम पे केवल ठगा जा रहा है। महिलाओं के साथ भी कहीं पर भी कोई सुरक्षित नहीं। पहले पायदान में आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा हो रहा है। और हर तबका, हर वर्ग के लोग अपने आप को कहीं ना कहीं इस महंगाई की मार से, इस उत्पीड़नों से, एक बेरोज़गारी से अपने आप को बहुत ही असहाय और ठगा महसूस कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश एक बदलाव चाहता है और ये बदलाव जल्द ही आपको 10 मार्च को इस गठबंधन के ज़रिए ये बदलाव आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये गठबंधन अपनी सरकार, समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनका ये मानना है कि जब समाजवादी पार्टी आई तो विकास का तो पता नहीं, ना ही बिजली। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से इस बार आप आ रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार को लेकर, तो क्या पूरी बिजली मिलेगी या इन्वर्टर पर ही उत्तर प्रदेश चलेगा? ये बेहतर रहता अगर स्वतंत्र देव जी ये बताते कि कोई अगर नया बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश की सरकार ने, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई नया बिजली का कारखाना लगाया है क्या? कोई ऐसे पुल या सड़कें जो मजबूती के साथ जहाँ पर कहीं बननी चाहिए उत्तर प्रदेश विकास की राह ले जाने पर वादा किया था, क्या किसी वादे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा कर पाई है? और मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी ने जो 2012 से 17 तक की सरकार थी उसमें बिजली पे भी काम किया। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, तो वो जो वादे समाजवादी पार्टी ने 12 से 17 में किए थे अपने मैनिफेस्टो में, वो भी धरातल पे दिखाई दिए। और उत्तर प्रदेश का विकास पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, जो आज कहीं ना कहीं विकास ठहरा हुआ है। और मुझे लगता है कि जब समाजवादी पार्टी गठबंधन की राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनेगी तो आपको विकास भी दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के हर गांव तक बिजली भी पहुंचेगी, मुफ्त भी मिलेगी। ना सिर्फ बिजली घरेलू बल्कि सिंचाई के लिए भी किसानों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। 25-25 लाख के मुआवजे जो 719 किसान शहीद हो गए इस संघर्ष के दौर में, जब 13 महीने के संघर्ष में काले कानूनों के लिए किसान धरने पे बैठे थे बॉर्डर पे, उनके परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा, साथ ही साथ जो लोन है वो ब्याज मुक्त ऋण देने का काम किया जाएगा।
हमारे एमएसपी पे उत्तर प्रदेश में जो फसलें होंगी उसकी एमएसपी की गारंटी समाजवादी और गठबंधन की सरकार जब 10 मार्च के बाद बनेगी तो आपको वो सब वादे, चाहे पुरानी पेंशन बहाली की बात हो, चाहे रोज़गार 10 लाख युवाओं को पहली कैबिनेट बैठक में रोज़गार की बात हो, वो सब आपको धरातल पर दिखाएगा। और बिजली के मामले में विशेष तौर से आपने कहा तो उत्तर प्रदेश और जब ये गठबंधन की सरकार बनेगी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो कि काम करने में विश्वास रखते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जयंत जी जो किसानों के हित में संघर्ष कर रहे हैं, आपको वो सभी वादे धरातल पर दिखाई देंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, समाजवादी पार्टी और समाजवादी और आरएलडी का गठबंधन हिंदुस्तान के अंदर एक नई रोशनी, नई किरण नज़र आती है इस गठबंधन में। यही कारण है कि मैं मुझ जैसा सिपाही जो 29 साल से बहुजन समाज पार्टी से चेयरमैन रहा, विधायक रहा, मंत्री रहा, प्रदेशों का प्रभारी रहा, यहाँ भी पश्चिमी यूपी का, उत्तराखंड का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का प्रभारी रहा, मैंने छोड़ा इसलिए क्योंकि उदासीनता थी। आज आरएलडी और सपा के गठबंधन से आज सारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। तमाम किसानों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को, जो शिक्षा मित्र हैं उनको, जो लोग आज सर्विस में हैं और उनको वेतन नहीं मिल रहा है, कोरोना में बदहाली हुई, उन तमाम चीज़ों पर मरहम रखने का काम ये गठबंधन करेगा। इसलिए मैं और मेरे साथ सैकड़ों हज़ारों कार्यकर्ता आज राष्ट्रीय लोकदल में पहुँचे हैं। और राष्ट्रीय लोकदल जी का जो हमारे आदरणीय जयंत जी हैं जो अध्यक्ष हैं, उनका भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत जल्द मेरे पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, तो मैं उनका भी आभारी हूँ। और मेरी ख्वाहिश ये रहेगी और इसी दिशा में मैं कदम उठाए हैं, इसी दिशा में हम और हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। ये एक अपने आप में एक उदाहरण है कि 96 से मैं पिंकी यादव जी के पिता से चुनाव लड़ रहा हूँ और उसके बाद इनसे भी लड़ा, उनसे भी मैं हारा हूँ और जीता हूँ, और इनसे भी मैं हारा हूँ और जीता हूँ। हार जीत आज माने नहीं रखती, मेरा चुनाव लड़ना ना लड़ना माने नहीं रखता। माने ये बात रखती है कि प्रदेश के अंदर एक स्वच्छ सरकार, ऐसी सरकार जो युवाओं पे, जो बेरोजगारों पे, जो अच्छा भाईचारा बनाने में पूरा फोकस रखती हो, आज उस सरकार की ज़रूरत है। इसलिए हमने ये कुर्बानी दी। आज जयंत जी ने जो अगुवाई की है किसानों को लेकर के, समाजवादी के अध्यक्ष अखिलेश जी ने जो अगुवाई की है, किसान भी उन पर आज बहुत सहारा लगाए हैं। युवा, बेरोजगार, आज उन्होंने जो गारंटी दी है कि हमारी सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर हम ये काम कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का जुमले नहीं है, ये अमल धरातल पे करके दोनों नेता दिखाएंगे। और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में सरकार बनेगी। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि ये गठबंधन देश में गुल खिलाएगा, ऐसा माहौल पैदा करेगा कि आपने देखा पिछले चुनाव में बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का एक एक मंत्री सड़कों पर थे, उसके बाद भी बहुमत ममता बनर्जी को मिला। ऐसे ही आज मैं कह सकता हूं, चूँकि मैं आदरणीय जयंत जी के साथ पिछली करीब 13-14 विधानसभाओं में गया, आज भीड़ उमड़ रही है। आज राष्ट्रीय नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का, गृह मंत्री जैसे अमित शाह, वो आज सड़कों पर, घरों में नॉक करके एक एक आदमी से वोट मांग रहे हैं। ये स्थिति कभी आज से पहले हमने देश की राजनीति में नहीं देखी। आज भारतीय जनता पार्टी को महसूस हो रहा है कि हमारे नीचे से हमारे धरातल खिसक चुकी है और आने वाला समय राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन का है। जी 33 संभल विधानसभा से आदरणीय इकबाल महमूद साहब मंत्री भी रहे हैं और विधायक भी हैं मौजूदा। पुनः उन्हें प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया है। ये उनके बेटे हैं सुहेल इकबाल साहब। मेरी अपील है आपके माध्यम से सभी लोगों से, चाहे वो कार्यकर्ता शहर के हों या देहात के हों, चूँकि देहात से मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ, शहर का मैं रहने वाला हूँ, चेयरमैन भी रही है मेरी पत्नी। और देहात इत्तेफाक से संभल का देहात वो देहात है अब संभल में जो बैजोई विधानसभा से जुड़ा था। करीब 84 सारे गाँव हैं जी। उन सारे गांवों के लोगों ने मुझे अपना भाई और बेटा समझ के 80, 90 और 95 बाजा गाँव में 100%, मसलन ये चिम्यावली है बराबर में, बिल्कुल शहर के बराबर से लगा हुआ गाँव है। उस चिम्यावली गाँव में एक वोट भी किसी भी मुस्लिम का एक वोट भी किसी को नहीं पड़ा आकिल रहमान के सिवा। तो ऐसे प्यार करने वाले लोग हैं। मैं आपके माध्यम से ये मैं गुजारिश करूंगा कि तमाम क्षेत्र के ग्रामीण हों या शहर के लोग हों, इकबाल साहब को भारी बहुमत से
ताकि पता चले कि राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन और समाजवादी के मिलने से पिछली जीत अगर 20,000 से हुई है तो इस बार 40,000 से कम होनी चाहिए। जहाँ तक और उम्मीदवारों तो फाइट का मामला है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आसपास फाइट में है। 1.25 लाख वोट कम से कम मैं मानता हूँ कि मिलने चाहिए। दूसरे उम्मीदवार के 60,000 से ऊपर किसी के भी नहीं पहुँचते। अच्छा, मैं आपसे की जीत में मानता हूँ। एक सवाल करना चाहूँगी कि राजनीति के बीच में धर्म का मामला कैसा लगता है? नहीं, धर्म तो ऐसी चीज़ है जो दिल में उतरा हुआ होता है। अच्छा, जो इंसान जिस धर्म का मानने वाला होता है वो किसी की अपने किसी भी रूप में इबादत करता है। मुसलमान हूँ मैं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता हूँ, मेरा तरीका है। दूसरा भाई हिंदू है, वो अपना अलग मंदिर में पूजा करता है। इसको सियासत से जोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि देखा गया देखिए है भाई कि साहब, योगी आदित्यनाथ जी के सपने में राम आते हैं तो वहीं अखिलेश जी के कृष्ण जी आते हैं। आपके सपने में कोई आता है? मेरे सपने में अल्लाह और अल्लाह के रसूल आते हैं। आते हैं ना? हाँ, बेशक। तो ये ठीक है क्या धर्म के राजनीति के बीच? बेहतर तो बात यह है कि राजनीति को नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर वोट इकट्ठा आसानी से करते हैं वो लोग बात धर्म की करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि धर्म के नाम पर इकट्ठा ना किया जाए। अच्छा माहौल, विकास की बात, युवाओं की बात, किसानों की बात, भाईचारा बनाने की बात करके मुद्दों पर चुनाव हो, और मुद्दों पर ही गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। किसी धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रहा गठबंधन। सुहेल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी धर्म और राजनीति। राजनीतिक लोग धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करने लगे हैं जानबूझकर, ताकि उनकी कुर्सी है ना जो उनकी खतरे में पड़ जाती है उस कुर्सी को वो निकाल सकें। लेकिन जो ज़मीनी नेता होता है, पार्टी होती है, वो इंसानों की लड़ाई लड़ता है, वो सेवा करता है, खिदमत करता है। उसके बाद जो है ना वो अपनी राजनीति जो है ना आगे बढ़ाता है। आजकल की जो सत्ताधारी पार्टी हैं वो धर्म की राजनीति कर रही हैं, हम लोगों ने खिदमत की राजनीति की है, ज़मीन पर राजनीति की है और विकास करके दिखाया है। इसलिए धर्म सबके दिलों में होता है, अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं, अपने अपने मज़हबों को मानता है, वो अलग मैटर है। लेकिन जहाँ बात राजनीति की होती है उसके अंदर लोगों के विकास की बात, भविष्य की बात, उनके आने वाले मुस्तकबिल की बात होनी चाहिए, ताकि हम हिंदुस्तान को बेहतर बना सकें। अच्छा, देखा गया कि बीजेपी के राज में, राजनीतिक कार्यकाल में देखा गया कि राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, तो ये जो सारे ये धर्म के मुद्दों पर लेकर जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस तरीके से वो हिंदू वोट पा सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वो इस चीज़ को बड़े कैश करना चाहते हैं, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो भी है ना राम मंदिर का फैसला है, और हिंदुस्तान ने इसे माना है, क्योंकि हम यकीन रखते हैं अपनी न्यायपालिकाओं पर। और इसको ये कहकर कि उन्होंने बनवाया है, ये इस चीज़ को कहकर हम लोगों को सबकी जो है, जो हमने आस्था रखी है न्यायपालिकाओं पर, उसका अपमान ना करें। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि राम मंदिर का मुद्दा इस चुनाव के अंदर न था कभी, ना कभी है, क्योंकि हम मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और जनता की सेवा करके दिखाएंगे। लाइट की बात होनी चाहिए, अस्पताल की बात होनी चाहिए, नौकरी की बात होनी चाहिए। उसके साथ साथ नौजवानों को जो लैपटॉप मिलेगा, जो कन्याओं को विद्याधन मिलेगा, जो पेंशन मिलेगी, उसकी बात होनी चाहिए। और उसके साथ साथ किसानों के लिए जो सबसे बड़ा ऐलान है, जो सिंचाई मुफ्त करी जाएगी, उसकी बात होनी चाहिए, ताकि इंसानियत को ज़िंदा रखा जा सके। और ऐसे माहौल के अंदर जहाँ पर लोग जो हैं खाने को तरस रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, वहाँ पर चंद लोग ऐसे भी हैं जो लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए राम का नाम और धर्म के नाम नारे लाने के बाद और ये तय करते हैं कि कौन किस पार खड़ा है। अच्छा, अभी देखिए, जिस तरीके से मैंने बताया कि आपको कि जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो ये कहते हैं कि कमल पर लक्ष्मी खिलती है, ना कि साइकिल, पंजा या हाथी पर। इस पर क्या कहेंगे आप? ये उनका अपना मतलब तरीका है प्रचार करने का। अच्छा। लेकिन हम कहते हैं कि ज़िंदगी जो है वो आपस में मिलजुल कर गुजारी जा सकती है। हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इन चीज़ों में है हमें यकीन करना होगा। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, लेकिन देश की नज़र उत्तर प्रदेश पे है। आज बाहर का जो हमारा पर्यटन था वो हिंदुस्तान आने से डरता है, क्योंकि यहाँ पे गृह युद्ध होने के आसार खड़े कर दिए थे इस प्रदेश और सरकार ने, देश की सरकार ने। ये डबल इंजन की सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि देश के अंदर कहीं निकलने को आदमी डरता है। मॉब लिंचिंग के नाम पे लोगों को मार दिया जाता है, और वो आज भी चुनाव में उतरे इस बात को लेकर हैं कि कहाँ पे लक्ष्मी गुजरती है और कहाँ पे पंचर हो सकता है। तो ये सिर्फ लोगों की हमदर्दी पाने के लिए, या लोगों को बरगलाने के लिए, या उत्तेजित करने के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन लोगों को रोजगार देने के लिए या उनका मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए कोई काम न कर सकते हैं, न कह सकते हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो ये कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखिए, राम को
या किसी को मानने वाले या अल्लाह को मानने वाले सब हिंदुस्तानी हैं। जी जी बिल्कुल। हिंदुस्तान के अंदर सब लोग रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। ये नारे लगाने से उनका संदेश आप सब समझ गए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। ये भावनाओं से खेलते हैं। देखिए हमने ये कहा, वो जो कहते हैं हम सुनते भी नहीं हैं। जो कि जो लोग चाहते हैं मुस्तकबिल अच्छा, वो ये इनको सुनेंगे भी नहीं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा बढ़े। हम चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर आपस में मोहब्बत में, जहाँ ईद पर लोग है ना हमारे यहाँ आते हैं सेवइयाँ खाने के लिए, वहाँ होली पे और दिवाली पे हम लोग जाएं उनके यहाँ गुजिया खाने के लिए। ये होता है हिंदुस्तान की खूबसूरती। और हम चाहते हैं कि मुस्तकबिल में हमें अच्छे स्कूल मिले, कॉलेज मिले, सड़कें मिलें और हमें अच्छी व्यवस्थाएं मिलें, नौकरियां मिलें, ताकि हम लोग बेहतर कल बना सकें, भविष्य को अपना बना सकें। आज हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं और बातें हम कर रहे हैं सन 47 से पीछे की। पहले गुलाम थे अंग्रेज़ों के, आज इन बीजेपी वालों के और ये जो सरकारें चल रही है डबल इंजन की, ये गुलाम करना चाहते हैं हम लोगों को इन बातें करने के बाद। लोग तो कहते हैं कि डबल इंजन का लगा दम, विकास में यूपी बम। बताइए। देखिए ये सारी जो बातें 10 तारीख के लिए भी छोड़िए ना मैडम। 10 तारीख के लिए नए सवाल होंगे ना, 10 तारीख के लिए नए सवाल होंगे। आज की तारीख में कोई नए सवाल तो चाहे आप जितने कर लें, जी जी बिल्कुल। लेकिन देखिए इन लोगों का भी बहुत कीमती टाइम है, वोट मांगने हैं। असली बात यह है जी बताइए कि अंतिम चरण के मतदान के बाद जब काउंटिंग होगी 10 मार्च को, तो फ्लैग मार्च हो जाएगा पूरा। अच्छा। और समाजवादी और रालोद का ही वो फ्लैग मार्च होगा। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी जाति करी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ कि गृह जनपद वक्त से पहले भेजा है। दुख है नहीं बात, पहले से पहले ही गए हैं। 2-2, 3-3 सीटें चूज करनी पड़ रही हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का इशारा है कि कुछ खतरा होगा। हाँ, अब राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष तो लड़ नहीं रहे, आदरणीय अध्यक्ष समाजवादी लड़ रहा है, वो लड़ रहा है, एक फैसला ले लिया। तो कहीं ना कहीं ये कमजोरी को दर्शाता है। और आज मैं जो भीड़ देख रहा हूँ, मैं असमोली और संभल की बात नहीं कर रहा। जी जी। मैं पिछले एक हफ्ते से जयंत जी के साथ मैं था, आदरणीय जो अध्यक्ष हैं। तो जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र भी नहीं है, मुस्लिम बाहुल में तो एक तरफा साइकिल है लगभग, जो मुस्लिम बाहुल नहीं है या जो आरएलडी को सीटें दी हैं, 90% लोग अपने घरों को छोड़ करके झंडा हाथ में लेके और वो जिंदाबाद कर रहे हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद और जयंत चौधरी जिंदाबाद। ये माहौल दोनों युवाओं का जो बना है ना, ये माहौल प्रदेश में रंग लाएगा इंशाल्लाह। 10 फरवरी को, 10 मार्च को बात होगी आपसे। थैंक यू सो मच।